जय हिंद दोस्तों, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में। दोस्तों, कल हमने अपना लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर देखा था BHIC 132 कोड का यूनिट नंबर 1 हमने कल जाना था। उसके अंदर हमने देखा था कि भाई गुप्त साम्राज्य उसका उदय कैसा होता है और उसका विकास प्रक्रिया क्या क्या रही गुप्त डायनेस्टी की, हमने कल यहाँ पे जाना था। और बेसिकली हमने वहां पे सारी चीजें डिस्कस की थी कि भाई गुप्तों का उदय कैसे हुआ, किन विचारकों ने गुप्तों को क्या बोला कि ये क्षत्रिय थे, ये ब्राह्मण थे, ये वैश्य थे या ये शूद्र थे, ठीक है। या गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी, पैराक्लिन युग की संज्ञा किसने दी थी, गुप्तों को थ्रेशोल्ड टाइम किसने बोला था कि ये परिवर्तनों की दहलीज है, किसने गुप्तों के बारे में किस लेखक ने क्या बोला था। फिर हमने देखा था कि भाई चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर और स्कंदगुप्त जो कि मुख्य शासक जो हुए, प्रथम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इन सभी के हमने मुख्यतः इनके जो टाइटल जो थे, उपाधि जो थी, जो इन्होंने भारी भरकम उपाधि इन्होंने धारण की थी वो हमने देखी थी। और इन्होंने जो सिक्के जारी किए या सिक्कों के साथ इन्होंने जो अभिलेख अपने जारी कराए, उन अभिलेखों को हमने जाना था। आज इसी क्रम में हम यूनिट नंबर 2 दोस्तों करेंगे। और यूनिट नंबर 2 आज जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, इग्नू के जो सिलेबस जो अपना है उसके अंदर दिया गया है। और सिलेबस में जो है वो गुप्तकालीन साम्राज्य का प्रशासन आज हम पढ़ेंगे। सेकंड जो हम देखने वाले हैं, साम्राज्य का गुप्तों के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उनमें क्या किस समाज का क्या आधार था। और गुप्तकालीन समय में हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रणाली कैसी थी, समाज और महिलाओं की स्थिति समाज के अंदर कैसी थी, या गुप्तों के समय में क्या साहित्यिक रचना, हम जो जानते हैं कि भाई साहित्यिक स्रोत हम देखेंगे कि कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हमें गुप्तों के टाइम पीरियड पे मिलते हैं दोस्तों, विशेष तौर पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर प्रशासन के बारे में। प्रशासन से पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि गुप्तों के समय तक आते आते जो केंद्रीयकरण की जो व्यवस्था थी वो बहुत ढीली हो गई थी या कमजोर हो गई थी। केंद्रीयकरण की व्यवस्था, सेंट्रलाइजेशन जो सिस्टम हुआ था, यहाँ पे क्यों ढीली हो गई थी, इसलिए यहाँ पे सामंती व्यवस्था उभर के आई थी। इन लोगों ने ब्राह्मणों को भूमि का दान देना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू कर दिया था। अब जब ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू कर दिया, अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर स्थापित जारी किया और इनको प्रशासन के अंदर मतलब कि ज्यादा अपने मतलब अधिकारी रखने की भी कोई ज्यादा जरूरत इनको नहीं पड़ी। अधिकारियों का जो कार्य करते थे सामंती लोग करते थे। अधिकारियों का जो कार्य करते थे ये सामंती लोग करते थे। हम मौर्य साम्राज्य में हम देखते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी होते थे, बहुत सारे अधिकारी होते थे। भाई ये चारागाह का अध्यक्ष होता था, ये खानों का अध्यक्ष होता था, ये अपना न्यायिक अध्यक्ष होता था, न्यायिक में भी हम ये दीवानी अध्यक्ष होता था, ये फौजदारी विभाग का अध्यक्ष होता था, या ये सोना अध्यक्ष होता था, या ये अकरा अध्यक्ष होता था, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। बहुत सारे हम वहां पे देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विशेष तौर पे इतने नहीं देखेंगे। हाँ, जो लिमिटेड है, जो गुप्तों के समय में प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी हुए उनके जानेंगे। आज के समय का, जैसे आज हम बोलते हैं आईएएस, आज का जो समय का, गुप्तों के समय में कौन अधिकारी होता था, उस समय हम बोलते थे कुमारामात्य। और कुमारामात्य गुप्तों के समय का एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी हुआ करता था, कुमारामात्य। आज के आईएएस के जैसा क्या, कैसी जो प्रशासनिक प्रणाली थी, क्या वहां की जो संरचना थी इसके अंदर की गुप्त प्रशासन की, वो देखो। सबसे पहले उसका विभाजन कैसे हुआ था। केंद्र सरकार थी, केंद्र के बाद प्रांतीय सरकार थी। प्रांत को हम अवनी भी बोलते थे, भुक्ति भी बोलते थे, देश भी बोलते थे, है ना। प्रांत के अंदर फिर जब हम नीचे आते हैं तो जिले आते हैं। जिले को क्या बोलते थे, हम विषय बोलते थे। गुप्त डायनेस्टी के अंदर जिले को विषय बोलते थे। अगर यही बात मौर्यों के अंदर करी जाए तो मौर्यों के अंदर जिले को आहार बोला जाता था। क्या आहार बोला जाता था, यहाँ पे विषय बोला जाता है। और जिले के नीचे आता था वीथी। क्या भाई, वीथी यानी कि तहसील। क्या तहसील आता था, और तहसील के नीचे आता था अपना पेट, और पेट के नीचे आता था ग्राम। सबसे निचली इकाई कौन सी होती थी, ग्राम होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय शासन भी देखेंगे, प्रांतीय, ग्राम, नगर, और न्यायिक शासन भी देखेंगे। और न्यायिक के साथ साथ पुलिस प्रशासन और भू राजस्व प्रशासन भी हम देखने वाले हैं।
एक चीज आपको पता लगी भाई, यह सामंती व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। सामंती व्यवस्था की जब शुरुआत हो चुकी थी तो जो पद जो मिलने शुरू हो गए थे वो अनुवांशिकता के आधार पे यहाँ पे पद मिलने शुरू हो गए थे, है ना, अनुवांशिकता के आधार पे। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई एक शासक था कुमार गुप्त का, एक मंत्री था अनंत सेन। क्या? कुमार गुप्त का एक मंत्री था अनंत सेन। ये कुमार गुप्त के समय में थे। इसके जो फादर थे, इसके जो पिताजी थे वीर सेन, वो किसके समय में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। और वीर सेन के जो पिता थे हरिसेन, ये समुद्रगुप्त के समय में थे। और हरिसेन के जो पिता थे ध्रुवगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम के समय में थे। तो यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलती है आपको कि यहाँ पे अनुवांशिकता का सिद्धांत यहाँ पे जारी हो चुका था। अनुवांशिकता, है ना, धीरे धीरे। और एक चीज होती है कि यहाँ प्रशासन के अंदर एक ही व्यक्ति को कई कई पद यहाँ पे मिलने शुरू हो चुके थे। एक ही व्यक्ति संधि विग्राही हो जाता था, एक ही व्यक्ति यहाँ पे विदेशी मामले जो थे उनको संभालता था, एक ही व्यक्ति, मतलब कि कई सारे पद एक ही व्यक्ति के पास होते। जैसे कि समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन के पास कई सारे पद दोस्तों मिलते हैं। ठीक है, क्या चीज समझ में आई? अब यहाँ पे ज्यादा इनको अधिकारी रखने की जरूरत नहीं थी। जो सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, अब ये इसकी देखभाल यहाँ पे करते थे। ठीक है, एक बात और देखो भाई, केंद्रीय शासन के अंदर जो मुख्यतः जो ये शासक हुए, जो राजा हुए, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, इन्होंने परम देवत्व की उपाधि धारण की, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मतलब कि यहाँ पे वैष्णव धर्म का उत्थान हो चुका था। वैष्णव धर्म यानी कि विष्णु भगवान की जो मान्यता है बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी, है ना, विष्णु भगवान की मान्यता यहाँ पे बढ़ गई थी। ऐसा नहीं था कि अन्य धर्मों का इन्होंने वो किया, अन्य धर्मों का इतना इन्होंने बढ़ावा दे दिया, शैव धर्म को भी बढ़ावा दिया है, लेकिन वैष्णव इनका एक मुख्य धर्म था। अब कुछ जो अधिकारी थे दोस्तों, वो अधिकारी देखो कि कौन से अधिकारी क्या कार्य करते थे। जैसे कि प्रतिहार, प्रतिहार जो एक हम देखते हैं अधिकारी, मुख्य अधिकारी, प्रतिहार का क्या कार्य होता है? प्रतिहार का मीन्स होता है दोस्तों द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल, सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख, सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख हम क्या बोलते हैं? प्रतिहार उसको बोलते हैं। महाप्रतिहार किसको बोलते हैं? सम्राट के अंतःपुर का प्रमुख को प्रतिहार बोलते हैं। तो महाप्रतिहार राजमहल के अंगरक्षकों का प्रमुख, राजमहल के अंगरक्षकों का प्रमुख, उसको हम बोलते हैं महाप्रतिहार। महाबलाधिकृत, ये कुछ विशेष अधिकारी हुआ करते थे। महाबलाधिकृत, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, या जिसको हम महासेनापति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? महासेनापति भी हम इसको बोलते हैं। सेना का ये सर्वोच्च अधिकारी होता था महाबलाधिकृत। दंड नायक, दंड नायक ये न्यायिक कार्य करता था। तो पुलिस वाला कार्य कौन करते थे? दंडपाशिक। पुलिस वाला कार्य कौन करते थे भाई? दंडपाशिक। न्यायिक कार्य दंडनायक और पुलिस वाला दंडपाशिक। संधि विग्राही कौन होता था? युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन होता था? संधि विग्राहिक। और विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक जो नैतिक और धर्म मंदिरों की देख रेख जो करता था उसको हम बोलते थे विनय स्थिति स्थापक। खाद्य टैपाकिक, खाद्य टैपाकिक जो राजकीय भोजनालय का जो अध्यक्ष होता था उसको हम बोलते थे खाद्य टैपाकिक। और एक होता था कुमारमात्य जो आजकल के आईएएस के जैसा अधिकारी होता था, सबसे मुख्य ये अधिकारी होता था। ये केंद्रीय प्रशासन का इनका आधार था कि कैसे कैसे केंद्रीय प्रशासन को इन्होंने बांटा हुआ था। अब केंद्र के बाद प्रांतीय प्रशासन देखिए भाई, प्रांत दो प्रकार के होते थे। एक सीमांत प्रांत होते थे जिसके प्रमुख को हम क्या बोलते थे? गोप्ता बोलते थे। सीमांत प्रांत जो किनारों पे होते थे। एक होते थे आंतरिक प्रांत, आंतरिक प्रांत। आंतरिक प्रांत के प्रमुख को क्या बोलते थे भाई? उपरीक महाराज। देखो भाई, प्रांत गुप्त साम्राज्य के समय में दो प्रकार के होते थे, एक सीमांत प्रांत, एक आंतरिक प्रांत। सीमांत प्रांत जो होते थे उसके प्रमुख को गोप्ता बोलते थे, और जो आंतरिक प्रांत होते थे उसके प्रमुख को उपरीक महाराज बोलते थे। ठीक है भाई। और बुद्ध इस आगे देखो, बुद्धगुप्त के जो एरण जो स्तंभ लेख है उसमें प्रांत के गवर्नर को, उसमें प्रांत के गवर्नर को क्या बोला गया है? लोकपाल बोला गया है।
प्रांत के गवर्नर को लोकपाल बोला गया भाई। ठीक है भाई, ये इसके मुख्य अधिकारी राज्य के अंदर। अब जिले को हम पता है भाई, जिले को हम विषय बोलते थे और मौर्यकालीन में आहार बोलते थे। जिले के अंदर जो विषय का, जिले का जो प्रमुख होता था उसको हम बोलते थे विषयपति। क्या बोलते थे भाई? विषयपति। जिले का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता था उसको हम विषयपति बोलते थे। ठीक है भाई। अब कुछ अन्य अधिकारी, श्रेणियों का जो प्रधान होता था, श्रेणियों के प्रधान को क्या बोला जाता था? नगर श्रेष्ठी। क्या? नगर श्रेष्ठी। श्रेणियों के प्रधान को, वो प्रधान शिल्पी किसको बोला जाता? कुलीक को। क्या? कुलीक को बोला जाता। प्रथम कायस्थ, लिपिकों का प्रमुख, लिपिकों का प्रमुख, प्रधान कायस्थ इसको बोलते थे। सार्तवाह, सार्तवाह किसको बोलते थे? व्यवसायियों का जो प्रधान होते थे, व्यवसायियों का जो प्रधान होते थे उसको हम सार्तवाह बोलते थे। ठीक है भाई, ये मुख्य अधिकारी इसके अंदर हुआ करते थे। अब आप देखो कि यहाँ पे ग्राम प्रशासन, पैठ प्रशासन की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पे, यानी कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत यहाँ पे दोस्तों हो चुकी थी। स्थानीय स्वशासन यानी कि केंद्रीय शक्ति का बंटवारा यहाँ पे हो चुका था। स्थानीय स्वशासन हम आधुनिक भारत में भी पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। कौन भाई? लॉर्ड रिपन। और यहाँ पे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो चुकी थी। एक अधिकारी और हुआ करते थे, अष्टकुलाधिकारी। अष्टकुलाधिकारी जो भूमि संबंधी क्रय विक्रय आदि कार्यों को जो देखता था उसको हम अष्टकुलाधिकारी बोलते थे। अब न्यायिक व्यवस्था के अंदर कुछ जो प्रतिष्ठित जो वर्ड है, मतलब कुछ वर्ड उनको देख लिए, जैसे कि स्थायी न्यायालय को क्या बोलते थे? स्थायी न्यायालय को हम क्या बोलते थे? प्रतिष्ठित बोलते थे। और जो विशेष प्रयोजन के लिए हम न्यायालय स्थापित करते थे उसको हम बोलते थे अप्रतिष्ठित। क्या बोलते थे? अप्रतिष्ठित। जो विशेष प्रयोजन के लिए हम न्यायालय स्थापित करते थे। और जो राजा के द्वारा जो सर्वोच्च जो न्यायालय होता है शासित, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते दोस्तों शासित। क्या बोलते हैं? शासित। ये कुछ जो शब्दावलियां थी, ये थी आपकी शासन प्रणाली यानी कि न्यायिक शासन प्रणाली थे। और सैन्य प्रणाली में, सैन्य शासन के अंदर क्या क्या शब्दावली आती है? हाथियों की सेना के प्रमुख को क्या बोला जाता है? हाथियों की सेना के प्रमुख को बोला जाता है महापीलुपति। क्या? महापीलुपति। और घुड़सवारों की सेना के प्रमुख को क्या बोलते हैं? भटाशवपति। घुड़सवारों की सेना के प्रमुख को बोलते थे हम भटाशवपति। और जो सैन्य, जो सान्य समाज के जो व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे उनको बोलते थे रणभंडागारिक। रणभंडागारिक। और चोर पकड़ने वाले सिपाही को, चोर पकड़ने वाले सिपाही को चोर पंचाशिक हम बोलते थे। ये यहाँ के मुख्य अधिकारी दोस्तों हुआ करते थे। अब आप देखो गुप्तकालीन समाज कैसा था? गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन जो समाज था, समाज के अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पे स्थापित हुई थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जातियों को लेख मिलता है। विभिन्न जो अपने आप देखोगे बृहस्पति के अंदर या कात्यायन स्मृति के अंदर, नारद स्मृति के अंदर या बृहदारण्यक स्मृति के अंदर, इनका उल्लेख अलग अलग है। देखो एक इसके अंदर बोला गया है, चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर बोला गया है, ब्राह्मीर ने बोला है कि इनका विभाजन जो किया है वो कमरों के आधार पर किया है कि ब्राह्मणों के पास 5 कमरे होने चाहिए, क्षत्रियों के पास 4 कमरे होने चाहिए, और आपके वैश्यों के पास 3 कमरे होने चाहिए, और शूद्रों के पास 2 कमरे आपके होने चाहिए। ये विभाजन किस आधार पे किया है? कमरों के आधार पे इन्होंने ये विभाजन किया है। ठीक है, इसके अंदर आप देखो समाज का और विभाजन, इसने 1 सेकंड रुको भाई, 1 सेकंड बस। हाँ भाई, हम देख रहे थे गुप्तकालीन समाज। समाज में हमने पढ़ी कि चतुर्वर्ण व्यवस्था। चतुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जाना कि किसने क्या बोला है। इस काल के अंदर समाज के अंदर, मतलब ये सामाजिक व्यवस्था के अंदर शूद्रों का जो दायित्व था वो बड़ा,
शूद्रों की जो स्थिति में वो सुधार आया। किसके कंपैरिजन में? वैश्य समाज के कंपैरिजन में। क्योंकि अब यहाँ पे जो शूद्र, जो श्रमिक हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, अब उसमें इनका उत्थान हुआ। उत्थान के अंदर ये किसान बन गए। यहाँ पे वैश्यों की जो स्थिति, उसके अंदर गिरावट आई। और सबसे अच्छी स्थिति किसकी थी भाई? यहाँ पे वो थी ब्राह्मणों की। क्या? ब्राह्मणों की। अच्छा, ब्राह्मण जो लोग हुआ करते थे, ये क्षत्रिय शासकों को भारी भरकम उपाधि देते थे। और ये शासक क्या किया करते थे? इनको बड़े बड़े भूखंड दिया करते थे। बड़े बड़े भूखंड ये प्रदान किया करते थे। ये जो शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे। ठीक है भाई। और यहाँ पे कृषि जो थे, वो शूद्र का मुख्य कार्य यहाँ पे बन गया था। अब महिलाओं की स्थिति कैसी थी समाज के अंदर? महिलाओं की स्थिति में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई थी। मौर्य काल, आप देखते हैं वैदिक काल से, वैदिक काल के अंदर महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार था। कई सारी महिलाओं को हम जानते हैं, वहां पे अपाला थी, गार्गी थी, है ना, कई सारी महिला थी जिनको वैदिक अधिकार था पढ़ने का। लेकिन वैदिकोत्तर काल में वो घटती घटती मौर्य, मौर्योत्तर, है ना, गुप्त, यहाँ के समय में स्थिति जो महिलाओं की थी बहुत ही कमजोर होती चली गई थी, दयनीय होती चली गई थी। और हम अंतिम गुप्त डायनेस्टी, गुप्तों के अंतिम समय के अंदर हम देखते हैं कि सती प्रथा से संबंधित कुछ अभिलेख भी हमें जानकारी मिलते हैं। जैसे कि 510 ईस्वी के अंदर एरन का जो अभिलेख मिलता है, बुद्धगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख मिलता है, जहां पे महिला को सती होने की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है भाई। यहाँ पे महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी। और यहाँ पे महिलाओं का जो बारे में बताया गया है कि भाई विवाह की जो इनकी उम्र होती थी, वो 12-13 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी जाती थी। देखो, प्राचीन भारत में 12-13 साल की उम्र में इनकी शादी गुप्तों के समय में इनकी कर दी जाती थी। और इनको पढ़ने के लिए, इनको गुप्तकालीन साम्राज्य के अंदर इनको जो महिला शिक्षा का जो कार्य करती थी, पढ़ाई का जो कार्य करती थी, उपाध्याया या आचार्य इनके लिए प्रयुक्त किया गया एक शब्द है। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में एक व्यवस्था थी। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में थी, दक्षिण भारत में नहीं थी। दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी। और दक्षिण भारत के बारे में हम जानते भी है कि भाई दक्षिण भारत की नीति कैसी थी गुप्तों की, कि भाई उनको जो है पूर्णतः साम्राज्य के अंदर विलय नहीं किया गया था। उनको मात्र उनको जीता गया था और उसके बाद वे कर अपना दिया करते थे। बस इतनी यहाँ पे इन्होंने बात थी। ठीक है भाई। कालिदास ने तो बोला है कि जो महिलाओं की जो तुलना है वो बंधक रखे धन से है। बंधक रखे धन से कालिदास ने इनकी तुलना की महिलाओं की। ठीक है। इनके उपन्यास संस्कार जो हुआ करते थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए, है ना। स्त्री धन में पहला अधिकार जो याज्ञवल्क्य ने माना है, वो किसको माना है? पुत्री को पहला अधिकार याज्ञवल्क्य ने स्त्री धन में माना है। इनकी व्यापार वाणिज्य व्यवस्था कैसी हुआ करती? व्यापार कौन करते थे गुप्तों के समय में? श्रेणियां। कौन भाई? श्रेणियां इनके व्यापार करा करती थी। और इनके यही श्रेणियां जो थी सिक्के भी जारी किया करते थे। वैशाली से हमें सिक्के इनके मिले हैं। और भीटा से, इलाहाबाद के पास भीटा से हमें सिक्कों की बहुत सारी मोहरें हमें मिली है। 247 के करीब हमें मोहरें यहाँ से मिली है भीटा के अंदर से। गुप्त काल जो था, गुप्त काल के अंदर पोत जो निर्माण हुआ करता था वो सर्वाधिक उल्लेखनीय है गुप्त काल के अंदर। ठीक है। मंदसौर अभिलेख में क्या किया है? मंदसौर अभिलेख जो व्यापार से संबंधित एक मुख्य अभिलेख था, इसके अंदर बोला गया है, हे नारी जाति यद्यपि तुम यौवन पर निर्भर हो और रंग रूप से परिपूर्ण हो, लेकिन रेशमी कपड़ों के बिना तुम्हें सौंदर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब रेशमी कपड़ों की यहाँ पे जानकारी कहाँ, कौन से अभिलेख से मिलती है? हमें मंदसौर अभिलेख से हमें जानने को मिलती है। और कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से ही हमें तंतुवाय श्रेणी या रेशम जो बुनकर हुआ करते हैं, इनके मूल निवास स्थान लाट से छोड़कर मंदसौर चले जाने की सूचना भी हमें मिलती है। कई सारे बंदरगाह की जानकारी इसके अंदर हमें मिलती है। अब सिक्के कैसे थे भाई? इनके गुप्तकालीन सिक्के कैसे थे? यहाँ पे स्वर्ण सिक्के भी जारी किए इन्होंने, रजत सिक्के भी जारी किए, ताम्र सिक्के भी जारी किए। सिक्कों पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों। सिक्कों पर कंफ्यूजन क्या होता है कि जब भारत में मौर्योत्तर काल में कुषाण लोग आए थे, भारत में मौर्योत्तर काल में कुषाण लोग आए थे, कुषाणों से पहले यवन आए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के
जारी करने वाले शासक थे यवन, हिंद यवन सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। अगर बात आए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किन लोगों ने जारी किए, तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाणों ने जारी किए, और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्कों को जारी करने वाले गुप्त शासक हुआ करते थे। स्वर्ण सिक्कों को क्या बोलते थे? दीनार हम इनको बोलते थे, स्वर्ण सिक्कों को दीनार हम बोलते थे। चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के इन्होंने चले। चंद्रगुप्त कौन हुआ थे? प्रथम जो शासक थे गुप्तों के, चंद्रगुप्त, और कुमार देवी इनकी पत्नी, इनके नाम से पहले जो प्रकार के जो सिक्के चलाए गए थे। और दूसरी तरफ हम देखेंगे इनके अंदर कि जब सिक्के जो जारी हुए, सिक्के जो गुप्तकालीन समय में जारी हुए भाई, उसके अंदर हम देखेंगे कि विशेष तौर पे शुरुआती दौर में सिक्कों की मात्रा जो हुआ करती थी, तो भाई शुरुआती दौर में इनके जो सिक्कों की जो मात्रा हुआ करती थी, जो सिक्कों की शुद्धता बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे समुद्रगुप्त के बाद हमने कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद सिक्कों में बहुत भारी मिलावट यहाँ पे आनी शुरू हो गई। और मिलावट जब आनी शुरू हो गई, इनकी वैल्यू भी घटती चली गई। तो चंद्रगुप्त जो प्रथम के समय में सोने की जो शुद्धता हुआ करती थी वो 80% थी, और चंद्रगुप्त के बाद में कुमारगुप्त के समय में 70% के लगभग सोने की शुद्धता थी। स्कंदगुप्त के समय में 60-65%, और धीरे धीरे ये घटती चली गई थी सोने के सिक्कों की जो शुद्धता थी इनकी, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके रजत सिक्के इन्होंने जारी किए, इन्होंने ताम्र सिक्के इन्होंने जारी किए। जो सिक्के जो हुआ करते थे इनमें देवीय प्रकार के सिक्के थे, क्योंकि ये देवीय पद्धति को मानने वाले शासक थे, देवीय पद्धति को। और जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उनको हम रूपक बोलते थे। क्या बोलते थे? रूपक चांदी के सिक्कों को बोलते थे। 16 रूपक जो हुआ करते थे वो 1 दिनार के बराबर होता था। 16 है रूपक है, 1 दिनार के बराबर हुआ करता था। और चांदी की मुद्रा किस किसने चलाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने और बुद्धगुप्त ने, ये इन्होंने चांदी की अपनी मुद्रा चलाई थी भाई, ठीक है। इनकी धार्मिक दशा कैसी थी? गुप्त युगीन धार्मिक दशा कैसी थी भाई? प्रयाग प्रशस्ति में हम जानते हैं कि कई सारे वैदिक जो धर्म हुआ करते थे उनके देवताओं का जिक्र यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे कि धनद, वरुण और इंद्र, यम, इन सभी देवताओं का उल्लेख यहाँ पे है। कहाँ पे? प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। और इसी के अंदर हमें पता लगता है कि भाई समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने, इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख, जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हमें मिलता था। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो पद्धति थी त्रिदेव वाली, ये कहाँ पे परिकल्पित हुई थी? गुप्त साम्राज्य के अंदर ही ये परिकल्पित हुई थी। और जो हम रामायण हम पढ़ते हैं, महाभारत हम देखते हैं, ये जो है ये कहाँ पे हमें जानकारी मिलती है भाई? जो इसका अंतिम जो काल था वो हमें जो जानकारी मिलती है भाई, वो गुप्त युगीन काल में ही इनके हमें अंतिम समय की हमें जानकारी मिलती है। और इनके सिक्कों पर विष्णु और लक्ष्मी का अंकन हमें मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का, वहां से इसकी जानकारी मिलती है भाई, ठीक है। मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा विकास यहाँ पे हुआ था। हमने देखा था कि भाई मंदिर का विकास इतना ज्यादा हो गया था यहाँ पे, मंदिरों का विकास जब हुआ तो मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा स्थापित हुई थी। कानपुर के अंदर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी कि पंचायतन शैली पर बनने वाली जो कला थी, पंचायतन शैली यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। पंचायतन शैली के अंदर शिव यहाँ पे मुख्य देवता अपने हुआ करे थे। शैव धर्म इनका मुख्य धर्म देखे, मुख्य धर्म तो वैष्णव था, वैष्णव के बाद शैव धर्म हमें प्रयाग प्रशस्ति से देखने को मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से उसकी जानकारी मिलती है शैव धर्म के बारे में। और शैव धर्म के बाद हमें बौद्ध धर्म भी देखेंगे कि श्री गुप्त जो इसके संस्थापक हुआ करते थे, श्री गुप्त ने क्या किया था भाई? श्री गुप्त ने एक अपना मरक सिखावन, उसके मरक सिखावन में एक बौद्ध मंदिर अपना बनवाया श्रीगुप्त ने। और श्रीलंका के जो शासक हुआ करते थे मेघवर्ण, समुद्रगुप्त ने अपना संबंध उसके साथ भी स्थापित किया था। और आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ और दिंगनाथ ये गुप्त काल के ही मुख्य शासक यहाँ पे हुए थे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी साहित्य देखो,
गुप्त युगीन साहित्य। साहित्य तो बहुत सारे मिलते हैं दोस्तों, लेकिन कालिदास जो कि मुख्य साहित्यकार हुए, कालिदास की रचना आपको विशेष तौर पर जाननी चाहिए, क्योंकि कालिदास के समय में 2 खंड काव्य हुए और 2 महाकाव्य और 3-4 जो नाटक कालिदास ने प्रस्तुत किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि भाई खंड काव्य कौन कौन से हुए थे कालिदास के, तो खंड काव्य थे ऋतु संहार और मेघदूत। कौन से भाई? ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य थे कालिदास के। और आपसे पूछे महाकाव्य, महाकाव्य ये थे कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव और रघुवंश ये इसके ये आपके थे महाकाव्य। नाटक कौन कौन से थे? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कौंतलेश्वर दोत्य। कौंतलेश्वर दोत्य ये कुछ मुख्य है इनके कालिदास के। खंड काव्य आपसे पूछे भाई तो ऋतु संहार और मेघदूत, और महाकाव्य पूछे कुमार संभव और रघुवंशम, और नाटक पूछे तो नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और भाई अंतिम नाटक जो था वो था कौंतलेश्वर दोत्य, इसका अंतिम नाटक हुआ था भाई। ठीक है, तो ऋतु संहार में चीज जो है ये पहली रचना कालिदास की थी, ऋतु संहार। मेघदास जो मेघदूत जो थे ये वाकाटक दरबार में रहते थे, इनका वर्णन इसके कालिदास ने किया है भाई। ठीक है, इनका विज्ञान ज्ञान विज्ञान कैसा था गुप्तों के समय में? आर्यभट्ट जो कि पाटलिपुत्र में जिसका जन्म हुआ था 476 ईस्वी के अंदर, जिसने आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका और आर्य साष्टांग, इनका जो पुस्तक का नाम है, ये इनकी सारी पुस्तक थी। और विशेष तौर पे आर्यभट्ट को किस नाम से जाना जाता है? बीज गणित का जनक। और भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री किसको बोला गया है भाई? आर्यभट्ट को बोला गया है। भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री किसको बोला गया है? आर्यभट्ट को बोला गया है। ठीक है, वराहमिहिर। इसके बाद आर्यभट्ट के बाद वराहमिहिर आए 6ठी शताब्दी के अंदर, जिसकी पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, वृहद संहिता, लघु जातक, विवाह पटल और योग माया, ये इसकी सारी की सारी पुस्तक थी। और इसको ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। ठीक है भाई, ये कुछ इनके भाई साहित्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित और विज्ञान से संबंधित कुछ आपको जानकारी दी दोस्तों। विशेष तौर पे सेकंड यूनिट आपकी यहीं तक समाप्त हो जाती है। विशेष आपको प्रशासन, आपको उसके प्रशासन के बाद आपको उसकी जो धार्मिक जो दशा थी गुप्त साम्राज्य के अंदर, और सामाजिक जो दशा थी गुप्त साम्राज्य के अंदर, और व्यापारिक और आर्थिक जो दशा थी दोस्तों, ये हमने आज के टॉपिक में जाना था दोस्तों। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम की देखो, आप अभी पर्टिकुलर अपना यूजी या पीजी के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है भाई, लेकिन इग्नू का जो मटेरियल है आपका, ये आप जब यूपीएससी की आप स्टडी करोगे, यूपीएससी की स्टडी के लिए भी इग्नू का मटेरियल रामबाण है आपके लिए। ठीक है भाई, इग्नू का मटेरियल रामबाण है। जो बच्चे क्रैक करते हैं ना, उनसे आप कंफर्म करना, उनसे कंसल्ट करना। ये सब यूपीएससी जो इग्नू के नोट्स ही पढ़ते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर या अन्य सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, और आप नेट वगैरह दोगे या पीजीटी टीजीटी आप दोगे स्टेट का, अपने पंजाब का या कहीं का भी आप, तो उसके अंदर भी आपको यही सब मैटर पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। तो आप इसके लिए पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर होके काम करो। ये चीज आपको दोबारा बस सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करनी पड़े, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज दोबारा रिवाइज ही करनी पड़े, ज्यादा आपको गहराई में इसकी नहीं जाना पड़े। तो दोस्तों इस तरीके से इसको बना के चलो, तैयार करके चलो, है ना। अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करके चलोगे ना, एक समझ बना के चलोगे कि हम जैसा कि हमने कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में गुप्त डायनेस्टी के बारे में जाना, कल गुप्तों का उदय विकास के बारे में देखा था, आज हमने इसकी जो प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा या धार्मिक जो दशा थी, इसके बारे में जाना। अब इसकी समझ आपको बढ़ गई कि गुप्तों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, चाहे आपको ब्रीफ में आपसे पूछा जाए या आपसे लेंथी मेथड में आपसे पूछा जाए, मतलब कि या तो आपसे ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाए या आपको सब्जेक्टिव तरीके से पूछा जाए। आप दोनों तरीके से प्रिपेयर हो रहिए, जैसे भी आपको एग्जाम फेस करना पड़े, चाहे एंट्रेंस दो आप, चाहे अपना एग्जाम जो आप दे रहे हैं वो दीजिए। तो दोनों तरीके से आप अच्छे से मेहनत करिए भाई।
आपका सिलेक्ट मतलब आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हम इसकी सारी की सारी जो यूनिट है दोस्तों वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे धीरे धीरे। 2 यूनिट आज अपनी होगी और क्रमवश मतलब कि कल भी मतलब रेगुलर अब अपनी जो यूनिट्स है दोस्तों इसको क्लियर करके चलेंगे। आगे के जो टॉपिक है उसमें देखते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे। पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। थोड़ा बहुत मतलब डेली जो है रूटीन बेस पे एक्सरसाइज जरूर किया करो। एक्सरसाइज हमारे मतलब शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पूरा दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। पूरा दिन आप बैठोगे जरूर, मतलब आप पढ़ाई जरूर करोगे, लेकिन वो आउटपुट आप नहीं निकाल पाओगे अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते। 10 मिनट करो, लेकिन करो रेगुलर वे में। 10 मिनट करो रेगुलर वे के अंदर। ठीक है भाई, डेली एक्सरसाइज करो। आप एकदम देखना एकदम तंदुरुस्त मिलोगे, मतलब ये है ना, जब पढ़ोगे तो पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आज का ये टॉपिक अपना समाप्त होते हैं। कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।